तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए अभी अभी आईसीसी ईवीएस का एग्जाम हुआ है, ठीक है। और हम लोग देखने वाले हैं कि आईसीसी ईवीएस में इस बार किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आपका काम दे देगा, चाहे यह पेपर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं। वैसे तो यह पेपर जो है आपका एसकेएमयू का है, यानी कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का है, ठीक है। लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट आईसीसी ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन है, तो आपका काम दे देगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं हर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सेमेस्टर 2 का पेपर है। 2022 का एग्जाम होने वाला था, लेकिन इनका 23 में हुआ है, ठीक है। लेट चलता है थोड़ा एसकेएमयू। समय आपके 1.5 घंटे हैं, फुल मार्क्स से 40। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है फूड चेन यानी कि खाद्य जाल से है। और यह पेपर मुझे एक फ्रेंड ने दिया है, तो उनको थैंक्स यार, ठीक है। देखिए आप ही लोग के सहयोग से मैं आप वीडियो बना पाता हूँ, क्योंकि आपसे मांगता हूँ पेपर, ठीक है, फिर उसको मैं रिसर्च करता हूँ, देन वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मैंने बताया था कि दिवस वगैरह याद कर लीजिएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं जैविक और अजैविक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण के संघटक हैं, ठीक है। पर्यावरण के संघटक कौन से हैं? द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनवायरमेंट इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक, अजैविक और ऊर्जा। यहाँ पे संघटक बोला है तो तीनों हो जाएगा। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है दोस्तों, यह उत्तराखंड राज्य से है, जिसको पहले उत्तरांचल के नाम से जानते थे, ठीक है। उत्तराखंड का ही नाम उत्तरांचल हुआ करता था, और जब यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तब इसको उत्तरांचल बोला गया, फिर बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड जो है पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अगर आपको नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिएगा, 2001 में अलग हुआ था। 5वां क्वेश्चन है कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए आवश्यकता है। तो स्वस्थ पर्यावरण के लिए क्या आवश्यकता है? स्वच्छ वायु की, जी हाँ। स्वच्छ जल की, इसकी भी आवश्यकता होती है जी। प्रदूषण मुक्त आवास की भी आवश्यकता होती है, यानी कि उपरोक्त में से सभी। मैंने आपको बताया था कि उपरोक्त में से सभी, इनमें से सभी, जो क्वेश्चन आए उसको टिक लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं पे सही होते हैं, ठीक है। 6 नंबर है कि पर्यावरण का स्थलाकृति कारक है, ठीक है। तो पर्यावरण का स्थल आकृति बोला गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भूमि का ढाल, यानी कि स्लोप ऑफ लैंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें पूछा गया है कि मेघा पाटेकर ने किस बांध का विरोध किया था। तो दोस्तों थोड़ा सा मेघा पाटेकर के बारे में जान लीजिए। मेघा पाटेकर जो है एक IAS ऑफिसर थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी, और नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो है मेघा पाटेकर ने अपनी IAS की नौकरी तक छोड़ दिया था यार। तो ये होता है जज्बा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। कल दिन हम या आप जो भी IAS बने, अगर मार्ग में कुछ भी बाधा आए जिसके लिए मुझे अपने पोस्ट को खोना पड़े, तो डेफिनेटली उसको खो देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लीजिए। चाहे कोई भी पोस्ट में आप काम करें, किसी भी चीज़ के लिए हमेशा सही का साथ दीजिएगा, सत्य का, सत्यमेव जयते, ठीक है। नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा बांध, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन का सीधा संबंध किससे है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल स्टडीज का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वह होता है भूगोल, समाजशास्त्र, विज्ञान, ये सभी से, उपरोक्त सभी। तो जितने भी क्वेश्चन मतलब आपको नहीं भी आते होंगे और मेरे द्वारा टिप्स को फॉलो करते हैं, फिर भी आप लोग एग्जाम पास कर जाएंगे, क्योंकि उपरोक्त में से सभी बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है। 9 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। इन विच ईयर चिपको मूवमेंट इज स्टार्टेड, ठीक है। तो चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, चमोली जिला से शुरू हुआ था, चमोली गांव से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के घास मैदान को क्या कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास मैदान को क्या कहते हैं? और राइट आंसर हो जाएगा प्रेरी। क्या कहते हैं? प्रेरी, ऑप्शन बी। घास का मैदान है, प्रेरी है, पंपास, कंबास, ये सभी बहुत सारे हैं, आपके कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का पार्ट है एक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, ठीक है। तो देखिए इनमें से कौन सा घास का मैदान नहीं है। सवाना, वेल्ड होना चाहिए यार, ठीक है, लानोस, ये तीनों घास के मैदान है। लेकिन जो टुंड्रा है यह एक प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश, जहाँ पे आपका
बर्फ का एरिया होता है उसको बोलते हैं। तो डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया? हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है, ये क्वेश्चन केवल इंग्लिश में है, हिंदी में देना चाहिए, यूनिवर्सिटी वालों ने गलती किया है, केवल इंग्लिश में ही क्वेश्चन को बनाया है यार, कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज प्लेन? यानी कि विश्व के कुल जितने भी एरिया है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है आपका जमीन एरिया है। ठीक है, वर्ल्ड मतलब कि विश्व का कितना प्रतिशत भाग जमीन में, लैंड में भी बोला है कि प्लेन, प्लेन यानी कि आपका मैदानी भाग कितना है। जमीन में बहुत सारा जमीन आ जाता है, पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैदानी एरिया यानी कि प्लेन एरिया 43% है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जलवायु के तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या नहीं शामिल किया जाता है? जनसंख्या को नहीं शामिल किया जाता है जलवायु के तत्वों में। यह जो है आपका ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर आ जाता है, जनसंख्या। ठीक है, पॉपुलेशन। 15 नंबर है कि सवाना घास स्थल किस क्षेत्र में स्थित है? तो वैसे तो यह यूरोप में स्थित है, और क्षेत्र पूछा है तो उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, ट्रॉपिकल। ठीक है, गर्मी वाला एरिया। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वातावरण है, तो पृथ्वी का वातावरण कैसा है? भौतिक है और भूगर्भिक है, यानी कि ए और बी दोनों। देखिए डी नंबर ऑप्शन में है, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 17 नंबर पूछा गया है कि 5 जून मनाया जाता है। वही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 को, विश्व पर्यावरण दिवस को। तो देखिए पर्यावरण से रिलेटेड कहाँ है? ऑप्शन सी में है, पर्यावरण गुणवत्ता हेतु। ठीक है, फॉर एनवायरमेंटल क्वालिटी। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण की प्रकृति होती है, कैसी होती है पर्यावरण की प्रकृति? तो पर्यावरण की जो प्रकृति होती है वही होती है परिवर्तनशील। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरिएबल, परिवर्तनशील। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण की प्रकृति लगातार परिवर्तन होने के कारण वर्तमान में इसकी प्रवृत्ति हो गई है। तो इसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई है? बहुविषयी। ठीक है, बहुविषयी, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विभिन्न जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम लोग विभिन्न जीवों का अध्ययन किसमें करते हैं? स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। ठीक है यार, कहाँ पहुँच गए? हाँ, 2 को एक्स्ट्रा पार कर दिए थे ना। हाँ, ये है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव विज्ञान। यार मुझे भूख भी लग गया है, ठीक है, लेकिन मैंने रिसर्च किया इसमें, मतलब एक वीडियो बनाने में ना आधा से 1 घंटा, अगर फास्टली काम किए तो 1 घंटा, नहीं तो 1.5 घंटा, आधा घंटा मिनिमम लगता ही है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के काम के बाद ही मैं खाना वाना खाऊंगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पर्यावरण की भौतिक परिस्थिति नहीं है? ठीक है, भौतिक मतलब कि फिजिकली, मतलब कि जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो जल को तो छू सकते हैं जी, पानी को, मृदा को भी छू सकते हैं, पादप यानी कि पेड़ पौधों को भी छू सकते हैं, लेकिन लाइट जो है, प्रकाश, उसको छू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग केवल देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइट, ऑप्शन ए। जब भी बात करें कि भौतिक वस्तु यानी कि छूने वाला वस्तु जिसको आप छू सकते हो। 22 नंबर है कि निम्न में कौन सी पर्यावरण की जैविक परिस्थिति नहीं है? यहाँ पे जो है ये हिंदी के क्वेश्चन गलत हैं, जब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जब ऑप्शन देखा तो पता चल गया। देखिए इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा पर्यावरण की जैविक परिस्थिति है? यहाँ पे जो नहीं है ये काट देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, हिंदी में क्वेश्चन गलत है। होना चाहिए कि कौन सी पर्यावरण की परिस्थिति, कौन सी पर्यावरण की जैविक परिस्थिति है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतु, क्योंकि देखिए जंतु ही एकमात्र यहाँ पे ऐसा है जो कि जीवन पाया जाता है। बाकी वायु में भी जीवन नहीं पाया जाता है, जल में भी जीवन नहीं पाया जाता है, प्रकाश में भी जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण जिस प्रकार का तंत्र हो वह है। तो पर्यावरण जिस प्रकार का अरे यार थोड़ा सा बाद में आइए, ठीक है। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण जिस प्रकार का तंत्र हो वह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह है एक ओपन तंत्र। हमारा पर्यावरण जो है एक खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन बी।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण का जैविक घटक है। जैविक घटक मतलब कि जिसमें जीवन पाया जाता है, बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, कि द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज मानव, हम लोग ह्यूमन जो है जीवन पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण का अजैविक घटक यानी किसमें जीवन नहीं पाया जाता है, इंग्लिश में बोलेंगे एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज। तो दोस्तों पर्यावरण का एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे आपका सूक्ष्म जीव में जीवन पाया जाता है, हरे पौधों में भी पाया जाता है, प्राणी में पाया जाता है, तापमान टेम्परेचर में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण की वायुमंडलीय सीमा लंबाई है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए 80 किलोमीटर। पर्यावरण के वायुमंडल सीमा की लंबाई है 80 किलोमीटर। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दिया है कि अब हम क्या ही बताएं। क्षोभ मंडल पूछता तो क्षोभ मंडल की सीमा की औसत लंबाई है 18 किलोमीटर, ठीक है, या फिर 13 से 18 किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऐसे कंडीशन में जो मारिएगा वैसे मैं 22 किलोमीटर ही मारूंगा, क्योंकि 80 किलोमीटर लंबाई है तो मैक्सिमम को ही मारना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण का अप्रत्यक्ष कारक है। पर्यावरण का अप्रत्यक्ष कारण कौन सा है, इनडायरेक्ट, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। हाइट को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। बाकी वायुमंडलीय आर्द्रता यानी कि कुहासा टाइप का जब होता है तो उसको देख सकते हैं। भूमि का ढाल यानी कि जमीन का ढलाई भी देख सकते हैं। पर्वतों की दिशा भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए भूभाग की स्थिति क्या कहलाती है। तो जब कोई जमीन, मान लीजिए ये आपका जमीन है और ये पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है, ये आपका घिरा हुआ है पानी से, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो बीच वाला है इसको बोलेंगे हम लोग द्वीप, ठीक है। जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, ये सभी द्वीप हैं। इंग्लिश में इजलैंड बोलते हैं या फिर इंसुलर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय स्थित वाला देश है। तो प्रायद्वीप, द कंट्री विथ पेनिसुलर पोजिशन इज। तो पेनिसुलर किसको बोलते हैं, जिस देश का जो है आधा से अधिक भाग, मतलब कि जब किसी क्षेत्र का 3 भाग जो है पानी से घिरा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय भारत आपने नाम सुना होगा, यानी कि जो हमारा भारत है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ भारत का इमेज, ये वाला इमेज जो नीचे वाला, ठीक है, ये तो इस साइड वाला हो गया, ठीक है, और ये गुजरात साइड, ये आपका इस तरह से जो भी है। तो ये जो यहाँ से गुजरात से लेकर के आपका ये जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, ये पूरा का पूरा वाटर से घिरा हुआ है और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। जो साउथ का पूरा एरिया आ जाता है आपका, महाराष्ट्र गुजरात से लेकर के पूरा साउथ का एरिया प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि वो जल से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया, ठीक है, ऑप्शन ए भारत। प्रायद्वीपीय भारत आपने नाम सुना होगा, आज समझ भी गए होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं। तो जहां तक भारत का जो क्षेत्र है पानी से समुद्र से टच है उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय स्थिति वाला देश है, ठीक है, महाद्वीप स्थिति वाला देश है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाद्वीप स्थिति वाला देश है आपका दक्षिण अफ्रीका। बाकी ये सभी छोटे छोटे देश हैं। अफगानिस्तान छोटा सा देश है, सिसिली का तो नाम भी नहीं सुने होंगे आप, जापान भी छोटा सा देश है। 31 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है, समुद्र में भी पाई जाती है दोस्तों खाद्य श्रृंखला। ये मछली, बड़ी मछली को खाया, बड़ी मछली फिर मनुष्य को खाया, मतलब पाया जाता है। शहरों में भी पाया जाता है, जंगलों में भी पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि मैंने बताया था उपरोक्त में से सभी टिक लगाइएगा, ठीक है। आप लोग लगाए हैं या नहीं मालूम नहीं। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि खाद्य जाल जितना जटिल होता है पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। खाद्य जाल जितना जटिल होता है पारिस्थितिकी तंत्र जो है उतना ही अस्थायी होता है, ठीक है, और विविधतापूर्ण होता है। राइट आंसर होना चाहिए विविधतापूर्ण, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग मारेंगे अस्थायी होगा, ठीक है, विल बी परमानेंट। और ये चीज़ बताएं, ये जो इन्वायरमेंटल स्टडी का पेपर है ना, ये अगर कोई कैंडिडेट, जैसे कि मैं पीएचडी करने वाला हूँ, ठीक है, एग्जाम दे रहा हूँ नेट जेआरएफ का, तो यहाँ पे जो है ईवीएस का जो टच है ये बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह आएंगे, सच बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं तो 33 नंबर क्वेश्चन है, पादप से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। फूड चेन स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड। तो पादप से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला को कहते हैं शाकाहारी खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन ए। या ये यार सॉरी यहाँ पे ये है बी नंबर भी है, या कि अपर पादप से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, अपरदी खाद्य श्रृंखला, शाकाहारी खाद्य श्रृंखला। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, ए और बी दोनों, ठीक है।
आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि शाकाहारी जीव वो होते हैं जो केवल खाते हैं, क्या खाते हैं? घास खाते हैं। ऑप्शन ए। एक मिनट यार, बहुत जोर से भूख लग गया रे बाबा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो क्या है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह है सूर्य। इसलिए आपने गाना सुना होगा कि धरती मेरी माता पिता आसमान है। ठीक है, वो गाना सुने हैं ना, बहुत पुराना गाना है, मालूम नहीं आप लोग क्या सुनते हैं यार। आगे का गाना में भी सीख होता था। ठीक है, सूर्य जो है हम लोग के पिता के समान है और धरती जो है हमारे लोग की माता के समान है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड इज, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, आप ही बताइए क्या है जी? समुद्र है। ठीक है, समुद्र दुनिया में 71% है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र, ओशियन इकोसिस्टम। ठीक है, बहुत से लोगों ने आपने वन मारा होगा, लेकिन वन गलत है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है वन में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा होगा वो आपका ये होगा ओशियन। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो प्राकृतिक यानी कि जो खुद बना है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जलीय। ठीक है, एक्वाटिक, और बाकी औद्योगिक मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, घरेलू डोमेस्टिक मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, आणविक जो है मोलिक्यूलर मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इकोसिस्टम जो नाम है इसको सबसे पहले किसने दिया? ऑर्थर जी टॉन्सले ने दिया, शॉर्ट में बोलते हैं एजी टॉन्सले। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि इकोसिस्टम बनता है, तो इकोसिस्टम किससे बनता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, इकोसिस्टम बनता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों से, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और 40 क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कार्बन चक्र पूर्ण होने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले उत्पादक यानी कि घास वगैरह आएंगे, घास हो गया। ठीक है, फिर उपभोक्ता यानी कि घास को फिर बकरी ने खाया, फिर बकरी को हमने खाया। ठीक है, और उपभोक्ता के बाद जब हम लोग मर जाते हैं तो अपघटक बन जाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, सॉरी हाँ वही है जी, डिकम्पोजर। ठीक है, तो ये इस तरह से टोटल आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं AICC EVS का। एंड दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ जाते जाते, जैसा भी आपका एग्जाम गया टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पास हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद सेमेस्टर 3 में जो आपका एग्जाम होगा तो उसके जितने भी पेपर होंगे, कोर 3, कोर 5, 6, 7, सेमेस्टर 6, मतलब कि पूरा का पूरा आपका ग्रेजुएशन का पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन का भी पढ़ाई कंप्लीट कर दिया जाएगा, और अगर आप PhD करने वाले हैं तो PhD की भी पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, उतना मैं जितना दूर तक मैं जाऊँगा उतना दूर तक आपको भी लेके जाऊँगा। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल की नीड है तो आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, एंजॉय करें, खाना पीना खाएं, हेल्थ बनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, और काम धाम करें यार, अगर बेरोजगार हैं तो, अगर घर में गरीबी है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सरकारी नौकरी का या प्राइवेट नौकरी को पाना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल जो कि सागर साव के नाम से है, मेरे नाम से है, उसमें जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको झारखंड के जितने भी प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब आती हैं उनका अपडेट भी दिया जाता है। चैनल फीचर्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब में भी आप सागर साव के नाम से सर्च मारिएगा, आ जाएगा, वहाँ पर आपको सारे अपडेट दिए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।